अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइडलाइन चैप्टर नंबर 35 और इस पार्ट में हमने पढ़ना है एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। अब इतनी देर से हम जिक्र कर रहे हैं कि जी बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज़ बना देंगी। तो अब एंटीबॉडीज़ आगे जाके काम क्या करती हैं, उससे पहले हम आपको बताएं कि एंटीबॉडीज़ एग्जैक्टली होती क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, एंटीबॉडीज़ की टाइप्स क्या हैं। सो ये जनाब ये है आपके पास एंटीबॉडी। दिस वन इज़ द एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में दो चीज़ होती हैं, वन इज़ द हैवी चेन एंड द अदर वन इज़ द लाइट चेन। अब यहाँ से लेके ये सारी एक हैवी चेन है, यहाँ से लेके ये सारी एक हैवी चेन है और ये दूसरी हैवी चेन है, यहाँ से शुरू होती है और ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, तो ये पूरी एक हैवी चेन है और ये दूसरी हैवी चेन है। ठीक हो गया। सो ये तो हो गई हैं दो हैवी चेन्स। अब ये हर हैवी चेन के साथ यहाँ पे एक लगी होगी लाइट चेन। दिस वन इज़ दी लाइट चेन। ठीक है, ये जो छोटी सी है लाइट चेन है, जो बड़ी सी है वो हैवी चेन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हैवी चेन और लाइट चेन होगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे हैवी चेन और लाइट चेन आपस में सल्फाइड बॉन्ड्स के साथ, ये ग्रीन कलर में सल्फाइड बॉन्ड्स के साथ अटैच है और ये दो हैवी चेन्स भी आपस में सल्फाइड बॉन्ड्स के साथ अटैच हैं। ठीक हो गया। अब दो ये तो एंटीजन की चेन्स हो गई। अब ओवरऑल एंटीबॉडी की चेन्स हो गई। एंटीबॉडी के दो पोर्शंस होते हैं, वन इज द कांस्टेंट पोर्शन एंड द अदर वन इज द वेरिएबल पोर्शन। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इतना सा, ये है कांस्टेंट पोर्शन, ये तमाम एंटीबॉडीज में सेम रहेगा। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं यूनिक पोर्शन। तो ये यूनिक पोर्शन जो है ये चेंज होता रहता है, हर एंटीबॉडी में फ़र्क होता है। ठीक है, क्यों? ये वेरिएबल होता है। क्यों वेरिएबल होता है? क्योंकि इस ऊपर वाले पोर्शन ने एंटीजन के साथ अटैच होना होता है। ये बीच में एंटीजन है, ये एंटीजन है। तो जिस तरह की ये एंटीबॉडी है कि ये एंटीबॉडी है, ये देखें, ये एंटीबॉडी यहाँ पे एंटीजन के साथ अटैच है, ये एंटीबॉडी यहाँ पे एंटीजन के साथ अटैच है, ये एंटीबॉडी है एक, ये यहाँ पे एंटीजन के साथ अटैच है, यहाँ पे एंटीजन के साथ अटैच है, ये बीच में बड़े सारे एंटीजन है, ये एंटीजन 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 एंटीजन। ठीक, तो ये क्लम्प बनाया हुआ ढेर सारी एंटीबॉडीज़ ने एंटीजन के साथ जोड़ जोड़ के। तो वेरिएबल पोर्शन हमेशा एंटीजन के साथ अटैच होता है, जबकि कांस्टेंट पोर्शन कहाँ पे अटैच होता है? कांस्टेंट पोर्शन की ये स्पेसिफिसिटी है कि कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कांस्टेंट पोर्शन एंटीबॉडी को टिश्यूज़ के साथ एडहियर करके रखता है। नंबर वन, इस एंटीबॉडी की डिफ्यूजन जो है वो भी ये कांस्टेंट पोर्शन ही डिसाइड करता है। उसके बाद इस एंटीबॉडी ने जब जाके कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करना होता है, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ भी ये यहीं से अटैच होता है। ठीक है, और जब किसी मेम्ब्रेन से गुजरना होता है एंटीबॉडी ने, तो भी ये वाला पोर्शन ही पहले गुजरता है, ये वाला पोर्शन डिफाइन करेगा कि किस तरह गुजर सकेगा कि नहीं। तो बेसिकली वेरिएबल पोर्शन एंटीजन के साथ अटैच होता है, जबकि कांस्टेंट पोर्शन बाकी तमाम टिश्यूज़ के साथ अटैच होता है और डिफ्यूजन को मेंटेन करता है और ईज ऑफ पासिंग थ्रू मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है और कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लेक्स के साथ भी अटैच करवाता है, हैवी पोर्शन। अब देखिए आपके कांस्टेंट पोर्शन के अंदर क्या आता है। कांस्टेंट पोर्शन के अंदर ये दो हैवी चेन्स के ये हाफ वाले पार्ट आ रहे हैं, यानी कि बेसिकली कांस्टेंट पोर्शन में हैवी चेन्स आती हैं, जबकि वेरिएबल पोर्शन में हैवी चेन भी आ रही है और लाइट चेन भी आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या ये सिर्फ हर एंटीबॉडी में ये टू हैवी चेन्स और टू लाइट चेन्स ही होती हैं? नो, इट कैन, यानी कि टू पेयर्स होते हैं? नो, इट कैन बी फ्रॉम 2 to 10। फॉर इंस्टेंस अगर टू हैवी चेन्स होगी और टू लाइट चेन होगी तो स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाएगा, सिमिलर टू दिस। ये देखें, ये रेड में हैवी चेन है और ग्रीन येलोश में लाइट चेन है। ठीक, और अगर 10 हैवी चेन और 10 लाइट चेन होंगी तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा। गौर करें, ये 1 2 3 4 5 है ना, और ये हर एक के अंदर 2 पेयर्स हैं, तो ये 10 हैवी चेन्स और 10 लाइट चेन्स, तो ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है जब 10 हैवी चेन्स और 10 लाइट चेन्स का होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक, यानी कि आपको अब पता चल कि एंटीबॉडी इस तरह की भी हो सकती है और एंटीबॉडीज इस तरह की भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो एंटीबॉडी किस किस टाइप की हैं भाई? एंटीबॉडीज़ हैं ये, एंटीबॉडी हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये है IG इज़ फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो एंटीबॉडीज़ हैं
immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin E and immunoglobulin D. अगर इसका निमोनिक याद रखें GAMED तो ये बन जाता है गेम डी. तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, गेम डी. अच्छा, अब ब्रीफली ये सारी एंटीबॉडी की क्लासेस के आपको मैं मेजर फंक्शंस बताया था. IgG क्या होती है भाई? IgG सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है. 80% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज होती है IgG. ठीक है. और इंटरेस्टिंगली IgG वो एंटीबॉडी है जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस में रेज होती है. यानी कि अगर इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन 4-6 महीने से ज़्यादा हो गया ना अगर, तो फिर IgG रेज्ड आएगी. ठीक है. और IgM एक्यूट इन्फेक्शंस में होती है. IgM एक्यूट इन्फेक्शंस में होती है और IgG क्रॉनिक इन्फेक्शंस में होती है. ठीक है. अच्छा, अब IgM के बारे में आते हैं. IgM कौन सी है? ये IgM है जिसका इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर है, 10 हैवी चेन्स और 10 लाइट चेन्स है ना, ये IgM है. और IgG ऐसी होती है, छोटी वाली. ठीक है. तो IgM का क्या है जी? M से याद रख लो मेगा, तो ये मेगा स्ट्रक्चर है जिसका, तो लार्ज स्ट्रक्चर होता है IgM एंटीबॉडी का. ठीक है. और ये IgM ही होती है जो आपने ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ी है ना, एंटी-A एंटीबॉडीज, एंटी-B बॉडीज, एंटी-B एंटीबॉडीज जो रिएक्ट कर जाती हैं RBC के एंटीजन्स के साथ. ठीक है. तो वो जो एंटी-A और एंटी-B एंटीबॉडीज थी वो मेनली IgM होती हैं. ठीक हो गया. तो ये तो हो गया IgG और IgM. सबसे इंपॉर्टेंट IgG और IgM ही है. अच्छा, उसके बाद IgA कौन से हैं भाई? IgA वो होती हैं जो कि बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती हैं. बॉडी सिक्रीशंस में भी तो कोई एंटीबॉडी होती है, जैसे स्लाइवा में एंटीबॉडी होती है, म्यूकस में होती है, टीयर्स में होती हैं. और वो एंटीबॉडीज फॉरेन इन्वेडर्स को उस जगह पे जहाँ पे भी एक्सपोजर होता है वहाँ से बचा के रखती हैं. ठीक है. सो दैट वाज IgA. देन वी हैव IgE एंटीबॉडीज. IgE एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व इन एलर्जी. ठीक है. अब एलर्जी में क्या करती हैं IgE एंटीबॉडीज़? मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के साथ अटैच हो जाती हैं और उनकी सेकेंडरी एक्सपोजर पे डीग्रेनुलेशन करवा देती हैं. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मास्ट सेल और बेसोफिल्स का फंक्शन. उसके अंदर बताया था कि एंटीबॉडी आके अटैच हो जाती है मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ. वो कौन सी एंटीबॉडी थी? नॉट एनी अदर एंटीबॉडी, दैट वाज IgE एंटीबॉडी. तो IgE इज फॉर एलर्जी. ठीक है. देन वी हैव IgD एंटीबॉडी. IgD एंटीबॉडी क्या भाई? दिस इज अ पार्ट ऑफ बीटा सेल रिसेप्टर. दिस इज अ पार्ट ऑफ बीटा सेल रिसेप्टर. तो IgG कौन सी हुई? जो सबसे ज़्यादा होती है और इन्फेक्शन में होती है. IgM कौन सी हुई? जो सबसे बड़ी होती है, एंटी-A एंटी-B एंटीबॉडीज़ वाली और एक्यूट इन्फेक्शन वाली. IgA कौन सी होती है? सिक्रीशंस वाली. IgE कौन सी है? एलर्जी वाली. IgD कौन सी है? बीटा सेल रिसेप्टर वाली. ठीक है. तो ये सारी इस तरह होती है. ठीक है. अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, अब इन एंटीबॉडीज़ ने एंटीजन के साथ बाइंड करना है. तो भाई ये एंटीजन के साथ जब बाइंड करती हैं तो ये किस बॉन्ड से बाइंड करती हैं, या कोई फोर्स होती है ख़ास इनको आपस में साथ में जुड़ा रखने के लिए? तो ये 4 किस्म के बॉन्ड्स और फोर्सेस हैं. ठीक है. नंबर 1 इज़ दी हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग. एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है. और हाइड्रोफोबिक के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. ठीक है. एंड थर्ड वन आयोनिक अट्रैक्शंस भी होती हैं इनके बीच में. एंड फोर्थ वन वैंडवाल फोर्सेस भी होती हैं. कौन सी 4 हैं अभी इनके बीच में? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, आयोनिक अट्रैक्शंस एंड वैंडवाल फोर्सेस. ओके. तो ये चारों भी आप लोगों ने याद रखनी है. ठीक है. अच्छा, लास्ट में एंटीबॉडीज़ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है एफिनिटी कांस्टेंट. एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग से ही एक चीज़ निकलती है विच इज़ एफिनिटी कांस्टेंट. एफिनिटी कांस्टेंट इज़ अ मेजर ऑफ कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कितने अच्छी तरह बाइंड कर गए. भाई 4 फोर्सेस तो हैं, अब ये आपस में कितनी अच्छी तरह बाइंड किए हैं, आपस में बाइंड नहीं किए, तो ये कौन बताएगा? उसके लिए हमने एक चीज़ निकाल दी है एंड उसको हम कहते हैं एफिनिटी कांस्टेंट. अब ये एफिनिटी कांस्टेंट क्या करता है? अभी एफिनिटी कांस्टेंट का एक फार्मूला है, उससे हम एफिनिटी कांस्टेंट निकालते हैं. द फार्मूला इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन. अब आप इस फॉर्मूले से खुद ही देख के बता सकते हैं कि कब एफिनिटी कांस्टेंट बढ़ेगा. अगर तो भाई
एंटीजन एंटीबॉडी के साथ ज़्यादा बाउंड करेगा तो डेफिनेटली उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो एफिनिटी कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा। और एफिनिटी कांस्टेंट क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ that how tightly antigen and antibodies are bound to each other। ठीक है। सो दिस वाज एफिनिटी कांस्टेंट। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। अक्सर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, या फिर इसकी टाइप्स के नाम और इनके फंक्शंस के बारे में भी पूछ लेते हैं। ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज।